बच्चों, राजन साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम बात कर रहे हैं तत्वों के वर्गीकरण के बारे में। बच्चों, तत्वों के वर्गीकरण के बारे में हम बात कर चुके हैं। सिर्फ 2 टॉपिक और रह गए हैं आपके। बच्चों, थोड़े से 12th क्लास के बच्चों के वाइवा और प्री बोर्ड एग्जाम के चक्कर में थोड़ा सा वीडियो आपका लेट आ रहा है। तो बच्चों, ज़्यादा इधर उधर ना करते हुए हम सीधे इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। बच्चों, टॉपिक आपका है मेंडलीव की मूल आवर्साड़ी के दोषों का निवारण। पहले बच्चों हम जान लेते हैं कि एक बार फिर से कि मेंडलीव की मूल आवर्साड़ी के दोष क्या थे। पहला दोष क्या था उनका कि पहला दोष जो मूल आवर्साड़ी था, दोष की बात करें ना कि निवारण की, ठीक है। हाइड्रोजन को स्थान नहीं दिया गया था। दूसरा चीज क्या किया गया था कि समस्थानिक और समभारिकों को भी समस्थानिक और समभारिकों को भी स्थान नहीं दिया गया था। दूसरा चीज क्या गलती हुई थी बच्चों? तीसरा चीज कि अक्रिय तत्वों को भी स्थान नहीं दिया गया था। चौथी क्या थी बच्चों कि आपका तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, या ऐसा माना जा रहा था कि तत्वों के जो मूल लक्षण होते हैं वो आपको किस में पाए जाते हैं? परमाणु भार में। देखो बच्चों, पहला था हाइड्रोजन का स्थान नहीं मिला था, ठीक है। दूसरा चीज क्या था? समभारिक और समस्थानिकों को भी स्थान नहीं मिला था। तीसरा क्या था कि तत्वों के अक्रिय तत्वों को भी स्थान नहीं मिला था। और चौथा पॉइंट क्या था कि तत्वों का परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया था, या ऐसा माना गया था कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो आपका परमाणु भार में पाया जाता है। लेकिन बच्चों, जब मोजरे ने मूल आवर्साड़ी को संशोधित किया तब उन्होंने बताया कि तत्वों का जो मूल लक्षण होता है वो आपका परमाणु भार में ना पाकर परमाणु क्रमांक में पाया जाता है। तो बच्चों, इसी क्रम में हम अब बात करते हैं दोषों के निवारण में। पहला निवारण है बच्चों कम परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को पहले एवं अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों को बाद में स्थान दिया गया जिससे परमाणु भार की समस्या का स्वतः निवारण हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा दोष का क्या निवारण किया गया कि तत्वों के समस्थानिक एवं समभारिक अपने तत्वों के या अपने मूल तत्वों के स्थान पर पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था बच्चों? आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैसों को आवर्त सारणी में
आवर्त सारणी की दाहिनी ओर शून्य वर्ग रखा गया। शून्य वर्ग में क्या किया गया, आपका रखा गया। देखिए बच्चों, उसमें से मुख्य रूप से 4 दोष थे। पहला, हाइड्रोजन का स्थान न मिलना, दूसरा कृतत्वों को स्थान न मिला, तीसरा समस्थानिकों समभारिकों का स्थान न मिलना, और कहीं कहीं 2 तत्वों के बीच में अचानक से परमाणु भार में ज्यादा का अंतर आ जाता है। 3-4 दोष थे। तो उनमें से पहला दोष क्या किया गया कि कम परमाणु क्रमांक वाले को पहले और अधिक परमाणु क्रमांक वाले को बाद में रखा गया, जिससे क्या हो गया कि जो परमाणु भार की समस्या उत्पन्न हो रही थी वो अपने आप क्या हो गई, समाप्त हो गई। कि समस्या अपने आप क्या हो गई, समाप्त हो गई। दूसरा चीज क्या क्या, क्या कहा मोजले ने कि तत्वों के समस्थानिक और समभारिक अपने तत्व के मूल स्थान पर पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। आपका क्या है, 1H1, 1H2, 1H3। एक पोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम कहते हैं इसको बच्चों। ये हाइड्रोजन आपका, हालांकि अभी भी इसका स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये पहले पोजीशन पर पाया जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 1। तो ये जो तीनों इसके समस्थानिक है वो आपके किस पोजीशन पर पाए जाते हैं, पहले पोजीशन पर। हालांकि इसका स्थान अभी भी निश्चित नहीं है, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है। फिर दूसरा चीज क्या किया गया कि अक्रिय तत्वों को स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन आवर्त सारणी में जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें क्या कर दिया गया, एकदम आवर्त सारणी की एकदम दाहिनी ओर शून्य वर्ग में क्या किसको रखा गया, अक्रिय गैसों को रखा गया। ठीक है बच्चों, इतने दोषों के निवारण के बाद भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें कुछ कमियां और रह गई। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, इतनी सारी समस्याओं को सॉल्व करते करते या हल करते करते उसके बाद भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कुछ कमियां रह गई, जिसमें से सबसे पहली कमी आती है हाइड्रोजन का स्थान अभी भी निश्चित नहीं है। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना पहला कमी है, अभी भी यही कमी चल रही है। कारण क्या है कि हाइड्रोजन जो है अभी तक ये ज्ञात नहीं है कि धातु है, अधातु है, उपधातु है, रेडियो एक्टिव है, किस टाइप का एलिमेंट है, इसीलिए इसका स्थान निश्चित नहीं है। लेकिन बच्चों क्या कर रखा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 होती है, इसीलिए इसको पहले पोजीशन पर रखा है। लेकिन फिर भी अभी भी इसका स्थान निश्चित नहीं है कि इसको कहाँ रखा जाए, एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में या एफ ब्लॉक में। ठीक है बच्चों, दूसरी चीज, दूसरा कमी क्या है बच्चों इसमें कि लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट को मुख्य आवर्त सारणी में स्थान न मिलना। अगर बच्चों इसके बारे में बात करें तो ये जो एलिमेंट है ये आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। ये सब के सब लेंथेनाइट और एक्टिनाइट की बात करेगा तो ये किस ब्लॉक के हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। तो इसको क्या किया गया, आवर्त सारणी के मुख्य आवर्त सारणी के ठीक नीचे की ओर रखा गया है। जो आपका देखो एक्टिनाइट की 2 श्रेणियां हैं, एक आपका एक लेंथेनाइट है जो 58 से शुरू होकर 71 तक जाता है, पहली श्रेणी है जिसको लेंथेनाइट कहते हैं। और दूसरी श्रेणी है आपकी बच्चों जो आपकी 90 से शुरू होती है और जाती है 103 तक, जिसको हम एक्टिनाइट कहते हैं। और बच्चों इसको मुख्य आवर्त सारणी में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये बहुत दुर्लभ तत्व है। दुर्लभ मतलब होता है कि बहुत कठिनाई से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इसको क्या किया गया है, आवर्त सारणी के ठीक बाहर रखा गया है। अब तीसरी कमी देखते हैं बच्चों, इसकी तीसरा पॉइंट है बच्चों, समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ न रखा जाना। देखो बच्चों
ये क्या हुआ आपका कि समान गुणधर्म वाले जितने भी तत्व थे उनको एक साथ नहीं रखा गया। क्योंकि बच्चों अगर बात करें हम कॉपर HgPt, अगर इनकी बात करें बच्चों तो ये आपके बच्चों अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आपका ये आपका डी ब्लॉक में पाया जाता है, ये आपके एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं दोनों। तो देखिए बच्चों ये तीनों तत्वों के गुणधर्म लगभग आपस में समान है, लेकिन इनको एक साथ में नहीं रखा गया। ये आधुनिक आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी है। दूसरी चीज बच्चों, अगली कमी क्या है बच्चों कि एक समान गुणधर्म न होते हुए भी तत्वों को एक साथ रखना, देखो बच्चों जैसे अगर हम बात करें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसके बाद बच्चों आपका है Ag और बच्चों Cu। ये जो आपके एलिमेंट हैं, इन दोनों एलिमेंटों के बीच में आपका विकर्ण संबंध पाया जाता है, या कहें तो सेतु संबंध पाया जाता है। इनके बीच में क्या पाया जाता है? सेतु संबंध पाया जाता है। तो सेतु संबंध उन्हीं तत्वों के बीच पाया जाता है जिनके गुणधर्म आपस में क्या होते हैं? मिलते जुलते हैं। तो देखो इनके गुणधर्म पूर्णतः एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। कारण क्या है? ये देखो ये आपके क्या है? क्रियाशील धातु है। यहाँ पे क्रियाशील धातु है। अगर इनकी बात करेंगे, ये अब पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम क्रियाशील धातु है। सबसे कम क्रियाशील धातु। ध्यान देखिए बच्चों, ये आपके पहला वर्ग है जो सबसे अधिक क्रियाशील है और सबसे कम क्रियाशील है, लेकिन तब भी इन दोनों वर्ग के तत्वों को एक साथ रखा गया है आपका। ठीक है, ये आपकी चौथी कमी थी। पांचवी कमी की हम बात करते हैं कि पांचवी कमी क्या है आपकी? धातु आधातु एवं उपधातु को एक साथ रखा जाना, या धातु अधातु उपधातु को अलग अलग स्थान ना मिलना, ये लास्ट आपकी पांचवी कमी है। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों हम इसकी बात करें, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो देखो बच्चों यहाँ पर इनको अलग अलग रखना चाहिए था, क्योंकि देखो ये जो बच्चों आपके ये हैं, ये आपके किसका काम करते हैं? ये आपके आधातु है, और ये दोनों आपके क्या है? उपधातु है, और नीचे वाला क्या है? आपका धातु है। तो देखिए बच्चों अगर इनको रखना ही था तो इनको क्या करना चाहिए था? सिर्फ धातु अलग, आधातु अलग और उपधातु अलग, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब देखिए बच्चों, अगर आधुनिक आवर्त सारणी की बात करेगा तो आधुनिक आवर्त सारणी में मुख्य रूप से आपके 5 दोष हैं। ये आपके 5 दोष हो गए। अब जो मुख्य या कहें आधुनिक आवर्त सारणी के जो दोष हैं, इनको दूर किया गया आपका दीर्घ आवर्त सारणी द्वारा। लेकिन बच्चों ये टॉपिक आपका 10th का है, 10th का यहीं पे खत्म होता है। अब जो अभी कमियां बची हैं उसको हम 11th में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे क्लास के 11th के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।